क्या बीजेपी के टिकट काटने वाली गलती से उसका सियासी समीकरण बदल जाएगा? क्या गुजरात में टिकट कटने के बाद बगावत और ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या गुजरात में टिकट की वजह से बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है? कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के टिकट कटने के बाद लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो लोग बीजेपी की ताकत हुआ करते थे वही लोग अब बीजेपी की कमजोरी बन गए हैं। जिसके बाद बीजेपी को जो डर सता रहा है वो इसी बात से साफ नजर आ रहा है कि अपने गृह राज्य में पीएम मोदी एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को खाली कुर्सियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिस तरीके से गुजरात में अभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, हर कोई चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी इस चुनावी दौरे के बीच में काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। दरअसल बागी नेताओं ने बीजेपी की नाक में जो दम कर रखा है उसकी वजह से बीजेपी अब अपने ही खेमे की वजह से परेशान हो गई है। पार्टी बगावती जो तेवर हैं उनसे काफी ज्यादा दहशत में है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार बागियों पर कार्रवाई भी कर रही है। दरअसल बीजेपी आला कमान के निर्देश के मुताबिक गुजरात बीजेपी ने पार्टी से बगावत करके आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भरने वाले हर नेता को समझाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया और कहा कि भैया वापस आ जाओ, इस तरीके से बगावत नहीं करो। लेकिन बागी नेताओं द्वारा पार्टी की बात नहीं मानने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का फैसला ले लिया गया। बीजेपी ने दरअसल मंगलवार को ही अपने कई कद्दावर नेताओं और पूर्व विधायकों सहित 12 नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को भी 7 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। बगावत के असर को कम करने के लिए बीजेपी ने 19 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया और अब स्थानीय स्तर पर इनकी बगावत को बेअसर करने के लिए बूथ वाइज रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है, ताकि इन बागी नेताओं के कारण पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं उनको किसी भी तरह से कोई वोट ना कटे, नुकसान ना हो, वो जीत जाए, इसलिए पार्टी से निकालने का काम बागी नेताओं को कर दिया गया। अगर बात की जाए उन सभी बागियों की जो पार्टी से बगावत कर चुके हैं, उनकी वजह से पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, कहां की सीटें बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं, वो अब आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। दरअसल आप यानी आम आदमी पार्टी द्वारा जोरदार प्रचार अभियान, भाजपा के भीतर विद्रोह, सत्ता विरोधी कारक और मोरबी दुर्घटना का प्रभाव पड़ने की संभावना मतदान के आखिरी चरण में काफी ज्यादा बताई जा रही है और आखिर में जो परिणाम आएगा उसमें यह साफ हो जाएगा कि ये मोरबी वाला जो मामला है वो कितना ज्यादा असर किया है चुनाव में। आपके खतरे के अलावा दक्षिण गुजरात क्षेत्र में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों का हालिया आंदोलन भी इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने के सपने को चकनाचूर कर सकता है। यानी अगर आप गुजरात में देखेंगे तो कई ऐसे आंदोलन रहे हैं जो अभी जो है कुछ दिन पहले तक चले हैं और मांग की गई है कि उनकी बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जाए, चाहे वो गांव में एंट्री बैन की बात हो, बीजेपी के प्रचार प्रसार ना करने की बात हो, या फिर बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाने की बात हो, या फिर बीजेपी को वोट ना देने के लिए सीधा सीधा बहिष्कार की बात हो या चुनाव बहिष्कार की बात हो। ऐसे कई जो चीजें हैं वो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जो उनका सपना है कि हम पिछले 27 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे, वो उनके सामने ही चकनाचूर हो सकता है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुख्य विपक्षी कांग्रेस पर एक संकीर्ण जीत मिली थी, क्योंकि वो सिर्फ 99 सीटें जीतने में ही कामयाब रही थी। 36 सीटों पर जीत का अंतर जो है वो 5000 वोटों से भी कम था। 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 76 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम करने की संभावना यह है कि इसने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को साथ ला लिया है। दोनों एक वक्त में भगवा पार्टी के घोर आलोचक हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों लोग एक दूसरे की पार्टी में जा बैठे। एक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और दूसरे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए दोनों जो है काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको एक एक करके हम बता रहे हैं कि किस तरीके से अब जो सीटें हैं उनमें इन बागी नेताओं का असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मोरबी, जी हाँ वही मोरबी जहां पर अभी कम से कम 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और वो हुआ क्यों था? क्योंकि पुल की देखरेख नहीं हुई थी, सही से रेनोवेशन नहीं हुआ था, इस वजह से पुल ढह गया था और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उस मोरबी में। अगर लोग मोरबी पुल को
जो है ध्यान में रखते हुए वोट देंगे तो यहाँ पर हारने की संभावना बीजेपी की बनी हुई है। और दुर्घटना पर जो लोगों की नाराजगी और गुस्से के कारण एक कठिन लड़ाई जो है वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश मेरिया ने 5 बार विधायक रहे कांति अमृतिया को हराकर यह सीट जीती थी। मिर्जा ने फिर पाला बदल लिया और 2020 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत हासिल कर ली। अब वो राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि हादसे के बाद पटेल बहुल इस विधानसभा सीट पर लोग किस तरह मतदान करेंगे। इस सीट से कांग्रेस ने अपनी जिला अध्यक्ष जयंती पटेल को मैदान में उतारा है। हालांकि पटेल भी लगातार 4 बार इस सीट से हार चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आपने पंकज रनसरिया को इस सीट से मैदान में उतारा है, जो इस क्षेत्र का जाना माना चेहरा भी है। वडगाम की अगर बात करें तो ये सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दलित नेता और कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाड़ी ने 2017 में इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीता था। बाद में कांग्रेस में शामिल हुए मेवाड़ी को पार्टी ने इस सीट से फिर से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मणिलाल वाघेला को मैदान में उतारा है, जो अप्रैल 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वाघेला कथित तौर पर मेवाड़ी के लिए उन्हें दरकिनार करने के लिए कांग्रेस से नाराज हुए थे। भाजपा की तरफ से मैदान में उतारे जाने के बाद वाघेला को पूरा विश्वास यह है कि वो इस सीट से मेवाड़ी को मात दे सकते हैं। और जाम खंबालिया सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जाम खंबालिया सीट इस बार इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी ने आपके सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी को यहीं से मैदान में उतारा है। ये घोषणा 13 नवंबर को हुई है, जब अरविंद केजरीवाल ने इस सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। इस सीट पर कांग्रेस विधायक विक्रम भाई अर्जन भाई मैडम का कब्जा है। 2012 में इसे भाजपा की पूनम बेन मादान ने जीत लिया था। गुजरात में आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संयोजक रह चुके गढ़वी देवभूमि द्वारिका के मूल निवासी हैं और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि गुजरात की राजनीति में नई एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी इस सीट को कांग्रेस से कैसे छीनेगी। मांडवी सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी समीकरण बदल सकते हैं और अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई तो पूरा का पूरा एसटी वोट चला जाएगा। एकमात्र सीट है जो भाजपा नहीं जीत सकी है, वो यही सीट है मांडवी की, जहां पर आदिवासी बहुल एरिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के जोरदार प्रचार के बाद पिछले साल के सूरत निकाय चुनाव में उसके प्रभावशाली प्रदर्शन के मद्देनजर इस बार मुकाबला फिर से दिलचस्प हो गया है। सूरत नगर निगम चुनाव में आपने 27 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खोला था। पार्टी ने वराछा सीट से पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया को मैदान में उतारा, जो कभी हार्दिक पटेल के करीबी हुआ करते थे। गांधीनगर उत्तर की बात की जाए तो यह सीट भी अपने आप में कई मायने रखती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर में कोई विशिष्ट जातीय समीकरण तो नहीं है, लेकिन इसके अधिकांश निवासी जो हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। गांधीनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र को 2008 में बनाया गया था और 2012 में भाजपा के अशोक पटेल ने 4000 से ज्यादा मतों के मामूली अंतर से इसे जीत लिया। 2017 में कांग्रेस नेता सीजे चावड़ा ने पटेल को करीब 4700 वोटों से हरा दिया। वहीं अगर अमरेली सीट की बात की जाए तो ये सीट भी अपने आप में अहम मानी जाती है। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता 1962 में सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली से ही चुने गए थे। भाजपा के उम्मीदवार 1985 से 2002 तक अमरेली से जीते थे और एक बड़े उलटफेर में कांग्रेस के परेश धनानी ने 2002 में से भाजपा से छीन लिया था। उन्हें 2007 में भाजपा के दिलीप ने हराया था संघानी, लेकिन धनानी ने 2012 में इसे वापस जीत लिया और 2017 में फिर से जीत हासिल कर ली। दरियापुर यह सीट भी अपने आप में अहम रोल निभाती है, क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल सीट है जो 2012 में अस्तित्व में आई थी। तब से कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख इस सीट से जीत रहे हैं। एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से भाजपा, कांग्रेस, आप और एआईएमआईएम के बीच चतुर्कोशीय जो लड़ाई है वो हो चुकी है। अब जमालपुर खादिया सीट की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद में एक मुस्लिम बहुल सीट जो है वो 2012 में बनी थी, जब कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार साबिर काबलीवाला, जो अब एआईएमआईएम के गुजरात अध्यक्ष हैं, उनके बीच मुस्लिम वोटों के विभाजन के कारण ही भाजपा जीत गई थी। 2017 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी और इस बार एआईएमआईएम के द्वारा कबालीवाला को अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने से सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। और अब आखिर में उस सीट की बात कर लेते हैं जिस सीट को लेकर के
पूरा का पूरा गुजरात का खेल बदल सकता है। गोधरा, जी हां, गोधरा नाम सुनकर सीधा सीधा तस्वीर वहां की दिखाई देती है 2002 की, जहां पर वो दंगे हुए थे जो हर कोई भूल नहीं पाता है। किसी को भी गोधरा का नाम सामने आता है तो पहले उन दंगों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, बाद में बाकी चीजें होती। और हाल ही में बिल्किस बानो के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस वजह से गोधरा का चुनाव निर्णायक चुनाव हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाली एक ही सीट है, वो है गोधरा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सीके राहुल जी यहां से 2007 और 2012 में जीते थे। फिर उन्होंने भाजपा का रुख कर लिया और 2017 में कांग्रेस के खिलाफ जीत हासिल कर ली। लेकिन 258 मतों की मामूली अंतर से उन्होंने जो जीत हासिल की थी, शायद वो इस बार भाजपा के हाथों से निकल सकती है। अब भरूच की बात कर लेते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की उच्च सांद्रता वाली सीट भरूच मानी जाती है। यहां पर बीजेपी ने 1990 से जीती है। यहां बीजेपी के मनसुख वसावा को मोहम्मद भाई भासीवाला से कड़ी टक्कर मिल रही थी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर के रूप में जाने जाने वाले भरूच को सत्तारूढ़ भाजपा के स्वभाव द्वारा भी उपेक्षित किया गया है, लेकिन कांग्रेस, एआईएम और आप की तरफ से यह दावा किया गया है कि वो इस सीट को अपने नाम करके रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने जो अपने दिग्गज नेताओं को टिकट नहीं देने की गलती करके जो सियासी समीकरण बिगाड़े हैं, और गोधरा सीट जो सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है, और जितनी सारी सीटें मैंने आपको बताई हैं, ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। अगर इनमें से कुछ सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल जाती हैं तो ये करारी हार होगी, और गोधरा सीट बीजेपी के लिए इस बार नाक की जो है इज्जत बचाना हो गया है, क्योंकि नाक अगर कट गई यहां पर गुजरात में गोधरा में, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।